मैं हूं डीके सिन्हा। आज का वीडियो एक स्पेशल और सीरियस होने वाला है। आप सबने न्यूज़ तो देखी होगी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर क्रैश हो गया है। कारण क्या था? एक मासिव ₹590 करोड़ का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है उनके चंडीगढ़ ब्रांच में। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में हैं, सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं क्या अब ये स्टॉक जीरो पे चला जाएगा या फिर क्या एक सस्ती बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। इससे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इस मासिव कोलैप्स पे हम अपने आप को पहले से वो सिग्नल देख के बचा सकते थे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बिल्कुल आप टेक्निकली इस चीज को पहचान सकते थे कि इसमें वीकनेस है। लेकिन याद रखिए, हमारा रूल बड़ा सिंपल है, नो इमोशन ओनली रूल्स। जब मार्केट में पैनिक हो तभी असल ट्रेडर का टेस्ट होता है। आज की इस हाइब्रिड एनालिसिस में हम हवा हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा के ऊपर में फोकस करेंगे। डेटा क्या बोलता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, एफआईआईस का क्या रिएक्शन हो रहा है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हमारे जीरो टू हीरो कोर्स का सिंपल टेक्निकल रूल्स ने हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को और मेंबर्स को इस 20% के मासिव ड्रॉडाउन से पहले ही बचा लिया था। एक एक डेटा पॉइंट को डिकोड करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक क्लियर, ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लान और स्पेसिफिक प्राइस ट्रिगर लेवल्स दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे चार्ट्स और डेटा पर चलते हैं। चीज हमेशा याद रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। द इंसिडेंट, पहले डेटा को देखो, एग्जैक्टली हुआ क्या है, न्यूज समझिए और उसके बाद में आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में एक फ्रॉड सामने आया, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट से लिंक्ड स्पेसिफिक अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए। फोर्स्ड फिजिकल चेक्स यूज करके करीब ₹590 करोड़ साइफन ऑफ कर दिए गए। ये इशू सामने तब आया जब हरियाणा सरकार ने अपना अकाउंट क्लोज करके फंड्स को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट डाला, और वहां बैंक का बैलेंस और रिपोर्टेड बैलेंस मैच नहीं हुआ। ये ₹590 करोड़ का एक बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए समझिए, बैंक का Q3 का FY26 का टोटल नेट प्रॉफिट ही करीब 503 करोड़ था। मतलब बैंक के एक पूरे क्वार्टर का प्रॉफिट इस फ्रॉड के अमाउंट से छोटा है। बैंक के मैनेजमेंट ने, पर्टिकुलरली एमडी एंड सीईओ मिस्टर वैद्यनाथन ने तुरंत रिस्पांस दिया है। उन्होंने इसको एक आइसोलेटेड फिजिकल फ्रॉड बताया है, जिसमें एम्प्लॉय कल्यूजन शामिल था। 4 सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस कंप्लेन की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट, केपीएमजी को एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आने में करीब करीब 4 to 5 वीक्स का समय लग सकता है। इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या हुआ? आरबीआई ने क्लियर किया है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें कोई सिस्टमैटिक रिस्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट डैमेज जरूर हो चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को गवर्नमेंट बिजनेस से डीपैनल कर दिया है और अपने एंटी करप्शन ब्यूरो से थॉरो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया है। इस नेगेटिव सेंटिमेंट से चलते मेजर ब्रोकरेजेस जैसे एमके ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल ने बैंक के अर्निंग्स के एस्टिमेट और टारगेट प्राइसेस को एग्रेसिवली स्लैश कर दिया है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक बुरी तरह
क्रैश हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में रिटेल ट्रेडर यहां पर ट्रैप हो जाता है। वो सोचता है कि कल तक स्टॉक महंगा था और आज सस्ता में मिल रहा है, क्या मैं ले लूं? इसको बोलते हैं कैचिंग ए फॉलिंग नाइफ। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। आइए देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ने इस क्रैश की वार्निंग कितने पहले से दे दी थी। द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकल्स। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि चार्ट्स पर फुटप्रिंट्स पहले ही छप जाते हैं। न्यूज हमेशा बाद में आती है। जिन लोगों ने हमारे फ्री कोर्स जीरो टू हीरो के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रिक्टली और बिना इमोशन के फॉलो किया है, उन्होंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल बचा लिया होगा और उनका लॉस मैक्सिमम 1% के आसपास होगा टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का। ध्यान से देखिए इस वीकली चार्ट को। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में क्या हुआ था? स्टॉक लगातार 6 हफ्तों की रैली दे चुका था। करीब 12% जंप करने के बाद अपने हिस्टोरिकल सप्लाई जोन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और ठीक वहां टॉप पर एक गैप अप ओपनिंग के साथ हाई वॉल्यूम के साथ में एक पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न बनता है? एक क्लासिकल हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न अप ट्रेंड में टॉप पर बनना एक क्लियर साइन ऑफ एग्जॉशन है। इससे ठीक पहले, उसके पहले के 2 सप्ताह में लगातार क्या बना था? स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे, जो साफ इशारा दे रहे थे कि बुलिश मोमेंटम अब खत्म हो रहा है। फिर से ये हैंगिंग मैन का कैंडल बनना, जिसका लो 83.38 था। अब यहां पर सिस्टम का रूल क्या कहता है? जब ऐसी स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन दिखे और प्राइस सप्लाई जोन के पास हो तो अपना स्टॉप लॉस तुरंत टाइट कर दो। यानी लॉजिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां चला जाना चाहिए था? हैंगिंग मैन के लो के नीचे, यानी 83.38 पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाना चाहिए था। और अगले ही हफ्ते क्या हुआ? ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एक बेरिश इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और रूल्स के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों? जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को फॉलो किया वो एग्जिट कर गए। उन्हें आने वाले किसी फ्रॉड के न्यूज का पता भी नहीं था, लेकिन उनकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ने उन्हें एक ह्यूज 20% ड्रॉडाउन से पहले ही बचा लिया। जो लोग फोमो में, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बिना कैलकुलेशन के स्टॉक के प्राइस का पीछा कर रहे थे, बिना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को समझे हुए, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक लेसन है। मैं बार बार कहता हूं, टेक्निकल्स को कभी इग्नोर मत करो। फोमो में कभी कभी प्राइस चेस कर लेते हैं, वो कभी मत कीजिए और अपने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिस्क को डिसिप्लिन के साथ में मैनेज करो। जो कुछ भी आपने सीखा है इस चैनल के फ्री जीरो टू हीरो के कोर्स से। अब सवाल ये उठता है कि जब स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है तो क्या अभी खरीद लेना चाहिए? क्या ये फॉलिंग नाइफ पकड़नी चाहिए? इसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टॉक वर्थ कंसीडरेशन है। फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड हेल्थ। हाइब्रिड एनालिसिस का कोर कंसेप्ट यह है कि टेक्निकल प्राइस एक्शन के साथ साथ फंडामेंटल्स को मैप करो। फंडामेंटल्स में हम 3 चीजों को डीपली चेक करेंगे: वैल्यूएशन, ग्रोथ की विजिबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहले आते हैं वैल्यूएशन पर। अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ मॉडल को यूज करें तो इसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड है 13 रुपीज 50 नया पैसा, जबकि करंटली स्टॉक करीब 70 के आसपास में चल रहा है जब मैं वीडियो का निर्माण कर रहा हूं। इसका सीधा मतलब है कि डीसीएफ के हिसाब से ये स्टॉक करीब 419% एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। चलिए इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को
इसके पीयर्स के साथ में रिगरसली कंपेयर करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का करंट पी है 38.2 टाइम्स। इसके अपोजिट कोटक महिंद्रा बैंक का है 22.8, एचडीएफसी बैंक का है 19.1, आईसीआईसीआई बैंक का है 18.9 और एक्सिस बैंक का सिर्फ 16.4 और इन सब पीयर ग्रुप का एवरेज आता है 19.3। फाइनेंशियल मॉडल्स के हिसाब से इस बैंक का फेयर पी लगभग 18.4 टाइम्स आता है। तो क्लियरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैल्यूएशन के फंड पर किसी भी एंगल से सस्ता नहीं है और कंफर्ट वैल्यूएशन का नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन हाई होने का एक वैलिड रीजन एक्सेप्शनल ग्रोथ भी हो सकता है। अगर हम आगे की ग्रोथ की विजिबिलिटी को चेक करें तो एनालिस्ट अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, करीब 39.17%। ये फोरकास्ट इंडस्ट्री और मार्केट दोनों से काफी ऊपर है। फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करें तो असेट्स टू इक्विटी रेशियो थोड़ा लो है 8.4 टाइम्स पर, लेकिन लोन टू असेट्स रेशियो 69% पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। लो रिस्क लायबिलिटीज 84% है, जो कि दिखाता है कि बैंक की प्राइमरी फंडिंग सोर्सेस रिलेटिवली स्टेबल है। बैंक के बैड लोन्स का लेवल फिलहाल 1.7% पर अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नजर आ रहा है। अब आता है सबसे सरप्राइजिंग और ध्यान देने वाली बात, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। इन सारी दिक्कतों और महंगे वैल्यूएशन के बावजूद एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने Q3 FY26 तक अपनी होल्डिंग एग्रेसिवली बढ़ाई है। अगस्त 2025 में उनकी होल्डिंग थी 24.3%, जो दिसंबर 2025 में शार्पली बढ़कर 36.8% हो गई है। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने सेम पीरियड में अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, 11.6% से कम करके 10.9% पे वो आ गए हैं। एफआईआईज का अचानक से इस तरह के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय होल्डिंग बढ़ाना एक अजीब डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, पर ओवरऑल फंडामेंटल वर्डिक्ट यही निकल के आ रहा है कि फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ एस्टिमेट अच्छे जरूर है, पर करंट प्राइस पर वैल्यूएशन बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं दे रहा है। टेक्निकल एक्शन प्लान एंड सप्लाई जोन। तो अब वेरी कंसेप्ट क्या है? भाव भगवान है। तो इस रूल को अप्लाई करते हैं। हमारा करंट टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है? इस हफ्ते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में न्यूज के चलते एक मासिव गैप डाउन ओपनिंग हुई और यह गैप डाउन छोटे वॉल्यूम पर नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम में एक सब्सटैंशियल राइज देखा गया है, जो क्लियरली मार्केट में डीप पैनिक सेलिंग को इंडिकेट करता है। चार्ट पर इस मूवमेंट ने ₹75.16 से लेकर ₹80.93 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक रूल यह है कि इस तरह के गैप्स जो होते हैं वो एक पावरफुल सप्लाई या रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं। तो अब आने वाले वीक्स में 75.16 से 80.93 का एरिया एक इमीडिएट और आयरन क्लैड सप्लाई जोन बन चुका है। अगर आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए रिस्क टू रिवार्ड क्या मिलेगा। फिलहाल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं नजर आ रहा है। इस लेवल पर ब्लाइंड बाइंग करना आपके हार्ड अर्न्ड कैपिटल के साथ एक डायरेक्टली गैम्बलिंग जैसा सिचुएशन बन जाएगा। जब तक प्राइस किसी लोअर लेवल पे प्रॉपरली कंसोलिडेट ना करे और हमें इंडिकेटर्स पर ट्रेंड रिवर्सल का क्लियर कंफर्मेशन ना मिले, हमें मार्केट में कुछ नहीं करना है। हम अपने नो इमोशन ओनली रूल सिस्टम पर टिके रहेंगे। जब तक हमारा रूल ट्रिगर नहीं होता, हमारी सबसे बड़ी और एक मंत्रा प्रायोरिटी है कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर मार्केट में नया बॉटम बना तो हमारी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज उसे मैथमेटिकली पकड़ लेगी, पर उसके लिए पहले ट्रेंड को रुकने तो दो, प्राइस को थमने तो दो,
न्यूज को डाइजेस्ट तो करने दो, दी एक्शन प्लान। तो इन सब डेटा पॉइंट्स को देखते हुए फाइनल वर्डिक्ट और हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। रूल नंबर 1, वेट फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। बैंक ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि केपीएमजी की इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आने में 4-5 सप्ताह लग सकते हैं। इसका मतलब लेट द डस्ट सेटल। जब तक पूरी रियलिटी सामने नहीं आती और डेटा क्लियर नहीं होता, ब्लाइंड एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, ट्रैक द प्राइस एक्शन। हमें टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत क्लियर एविडेंस चाहिए कि ये जो करेक्शन है, ये जो गिरावट है, ये खत्म हो चुकी है। उसके प्रॉपर एविडेंस मिलने चाहिए, कॉन्फ्लुएंस मिलने चाहिए। अभी कोई कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। रूल नंबर 3, पीयर एनालिसिस करें। याद रखिए दोस्तों कि आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही शेयर खरीदना है। आपके पास फुल फ्रीडम है कि किसी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक को आप चुन सकें। दूसरे बैंक की टेक्निकल्स और ग्रोथ को मैप करें, यानी प्रॉपर पीयर ग्रुप एनालिसिस। रूल नंबर 4, अलर्ट सेट करो चार्ट के ऊपर में और वेट करो। अगर आप टेक्निकली इस चार्ट को ट्रेड करना चाहते हो तो आपका पहला वैलिड सिग्नल तभी मिलेगा जब प्राइस 75.16 के ऊपर में ट्रेड होने लगे। जब तक ये इवेंट नहीं होता है तब तक मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो आज ही अपने चार्ट्स पर 75.2 का एक क्रॉसओवर का एक अलर्ट सेट करके रखें। जब अलर्ट ट्रिगर होगा तब डिटेल एनालिसिस की जाएगी। और एक आखिरी बात, अगर आप इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो आज ही डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। जो लोग ऑलरेडी हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब के मेंबर्स हैं, मेरा आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। पेशेंस रखिए और चुपचाप वेट कीजिए जब हमारा स्क्रीनर पर अर्जुन या सूर्या ट्रेडिंग में अलर्ट आपको मिले, तब फर्दर एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अच्छी लगी है तो लाइक बटन को दबा दें। अपने ट्रेडिंग डाउट्स और सवाल को पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। डेटा पढ़ते रहिए, रूल्स स्ट्रांगली फॉलो करते रहिए और इमोशंस को दूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।